नमस्कार। इस वीडियो में हम डीएसई शोध प्रवृत्ति को पढ़ने वाले हैं, जो कि छठे सेमेस्टर का विषय है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के रूप में हमें शोध प्रवृत्ति पढ़ना है सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो इसके यूनिट 1 को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके कुल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से ये पहला यूनिट का वीडियो है। इसके बाद हमारे चैनल पर आपको इसके 3 वीडियो और मिल जाएंगे। पहले यूनिट में हमारे पाठ्यक्रम में शोध की अवधारणा और स्वरूप को पढ़ना है, शोध का क्षेत्र और शोध प्रविधि को पढ़ना है, शोध की प्रक्रिया को समझना है। तो बारी बारी से हम तीनों टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शोध की अवधारणा को समझते हैं। मानव जीवन की एक मूलभूत प्रवृत्ति है जिज्ञासा। जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं, यह क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, कैसे काम करता है। तो हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। जब ये जिज्ञासा अपने परिष्कृत रूप में पहुंचता है तो यह शोध का रूप ले लेता है। जब हम प्रश्नों का उत्तर खोजने लगते हैं, तब एक जब हम इसके परिष्कृत स्तर पर पहुंचते हैं, उच्च स्तर पर पहुंचते हैं खोजते खोजते, तो ये शोध का रूप ले लेता है। किसी समस्या, तथ्यों, सिद्धांतों या विषय के नवीन वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन से जब हम नए निष्कर्ष निकालते हैं या फिर पुराने तथ्यों का सत्यापन करते हैं, तो यह शोध कहलाता है। यानी जब हमें कोई समस्या होती है, उसका हम कारण खोजने के लिए उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं, और जब हम उस समस्या का समाधान खोज लेते हैं, तो यह प्रक्रिया शोध कहलाती है। हिंदी में शोध के लिए कई सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे अनुसंधान, खोज, जांच, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना इत्यादि। अंग्रेजी में शोध को रिसर्च कहा जाता है, जिसमें री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। यानी किसी सच्चाई की गहराई में जाकर उसे बार बार खोजना ही रिसर्च या शोध कहलाता है। अलग अलग विद्वानों ने शोध की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन लिखते हैं कि कठोर परिश्रम, निरंतर लगन, एकाग्रता के आधार पर किसी महत्वपूर्ण नवीन सामग्री को प्रस्तुत करना या उसी किसी ज्ञात तथ्य की मौलिक नई व्याख्या प्रस्तुत करना ही अनुसंधान है। यानी हम जब मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके किसी नए तथ्यों की खोज करते हैं या फिर जो पुराने तथ्य स्थापित है, उसका उसका हम नई परिभाषाओं के माध्यम से उस उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, उसे स्थापित करते हैं कि हाँ ये सत्य है, सत्यापित करते हैं, तब यह शोध कहलाता है या अनुसंधान कहलाता है। पीवी यंग कहते हैं कि नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संपूर्णता, कार्यात्मक व्यवस्थाओं का उन्नति ही शोध कहलाता है। डॉक्टर रुनादे लिखते हैं कि किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की प्रक्रिया ही शोध कहलाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि स्थूल अर्थों में डटी नवीन और विस्मृत तत्वों के अनुसंधान को शोध कहा जाता है, पर सूक्ष्म अर्थों में मैं इसे ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का प्रयत्न मानता हूँ। यानी स्थूल अर्थों में, यानी जो मोटे तौर पे कह दिया गया है, उसमें जब हम जो नवीन और नई चीज़ें जो उसमें छुपी हुई है, उसको हम जब खोज के निकालते हैं, तो यह शोध कहलाता है। वे कहते हैं कि मैं इसे पुनर्मूल्यांकन मानता हूँ, ये नई व्याख्याओं का प्रयत्न है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि शोध व व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और प्रामाणिक अन्वेषण है जो किसी विषय या समस्या के संदर्भों में नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की पुनर्व्याख्या के लिए किया जाता है। पीवी अंक का मैंने आपको हिंदी में बताया, इसे इंग्लिश में मैं बता दूं तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, their sequences, interrelationships, causal explanation, and the natural law which govern them। इस प्रकार हम कहें तो शोध
केवल तथ्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शोध का संबंध अज्ञात से स्थापित करने का साहस है। यानी शोध अज्ञात से संबंध स्थापित करने का साहस है। शोध के माध्यम से जो अज्ञात चीज़ें हैं उसे हम जानते हैं, उसे खोजते हैं। शोधकर्ता अपने ज्ञान, अनुभव और प्रश्नों के साथ आगे बढ़ता है, परंतु उसे पता नहीं होता कि अंत में निष्कर्ष क्या होने वाला है। परिणाम कभी कभी उसके अनुकूल होते हैं और कभी उसके प्रतिकूल होते हैं। जो शोधकर्ता होता है वो एक परिकल्पना करता है, हाइपोथेसिस करता है कि कोई समस्या है, उसका समाधान ये होगा। जब वो वैज्ञानिक अध्ययनों और वस्तुनिष्ठ अध्ययनों के माध्यम से उसे सत्यापित कर देता है तो परिणाम उसके अनुकूल हुआ, जो वो बोला वो सत्यापित कर दिया। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी वह सत्यापित नहीं हो पाता है और परिणाम उसके प्रतिकूल होता है और वो शोध विफल रह जाता है। शोध के लिए आवश्यक तत्वों को देखें तो पहला तत्व है जिज्ञासा, यानी हमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम शोध के लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में जिज्ञासा को देखा जा सकता है। फिर हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमें मौसम विज्ञान पर अगर शोध करना है तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी उस पर शोध नहीं कर सकता। जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करता हो वही मौसम विज्ञान का शोध करेगा। इसलिए हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसे पूर्व अध्ययन की अनिवार्यता होती है। फिर क्षमता की बात है, हमें बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य होना चाहिए हमारे अंदर शोध करने के लिए, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें गहन अध्ययन करना होता है। फिर कार्य संलग्नता है, जिसमें निरंतर समर्पण की आवश्यकता होती है, ये लंबी प्रक्रिया है। कुशलता है, यानी विषय विश्लेषण का कौशल हमारे पास होना चाहिए, हम उस विषय को विश्लेषित कर सके, ऐसी क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। लेखन क्षमता चाहिए, निष्कर्षों को अभिव्यक्त करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। जो हम रिसर्च करके निकाल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा सके, ऐसी अभिव्यक्ति संप्रेषण हमारे पास होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तटस्थता हमारे साथ होनी चाहिए, यानी किसी भी निराधार रूप से हम किसी तथ्य को नहीं कह सकते अपने आधार पे। उसके पीछे हमें कोई वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं, और जो हमने परिकल्पना की है, हमने हाइपोथेसिस जो दिया है, उस पर हमें तटस्थ रहकर उसके लिए हमें सामग्री जुटानी होती है और खोजना होता है। ये सारे इसके तत्व हैं। हाइपोथेसिस देख लेते हैं। परिकल्पना, शोध प्रक्रिया में परिकल्पना एक महत्वपूर्ण सोपान है, महत्वपूर्ण स्टेज है। परिकल्पना वह पूर्व अनुमान या कार्यकारी प्रस्ताव है जिसे शोधकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्रारंभ में निर्मित करता है, फिर तथ्यों द्वारा उसकी जांच करता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि परिकल्पना शोध की दिशा निर्धारित करती है, यह एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह होती है। अब हम शोध के स्वरूप यानी इसके प्रकार और पद्धतियों को देख लेते हैं। पहला है ऐतिहासिक शोध। भूतकालीन तथ्यों, रचनाओं, घटनाओं की प्रामाणिक जांच करना ही ऐतिहासिक शोध कहलाता है। जैसे कबीर की रचनाओं का काल निर्धारण पर अगर हम शोध करें तो यह इसका उदाहरण है। फिर वर्णनात्मक शोध है, यानी वर्तमान स्थिति या यथावत विश्लेषण का वर्णन करना ही वर्णनात्मक शोध है। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य में कहानी की प्रवृत्तियाँ क्या है, इसमें जब हम विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं किसी विषय पर तो ये वर्णनात्मक शोध कहलाता है। फिर तुलनात्मक शोध है, जिसमें दो रचनाओं, दो लेखकों या दो युगों के बीच में हम तुलना करते हैं। जैसे प्रेमचंद और जैनेन्द्र की कहानियों का या फिर उनके उपन्यासों का तुलना कर दे। दो व्यक्तित्व का भी तुलना किया जा सकता है, किसी लेखक की दो रचनाओं का भी, या फिर दूसरे भाषा की साहित्य में दूसरे भाषा के साहित्य से भी तुलना की जा सकती है। यानी तुलनात्मक शोध तुलना के आधार पर होती है, जिसमें दो रचनाकारों, दो लेखकों या दो युगों की तुलना होती है। फिर मौलिक शोध या आधारभूत शोध है, जिसमें हम नए नए तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांत या नियम की खोज करते हैं।
फिर अनुप्रयुक्त शोध है, यानी जो ज्ञात तत्व है, जो कि तथ्य है, उसके अंदर जाकर जब हम उसमें सूक्ष्म तथ्यों की खोज करते हैं तो ये अनुप्रयुक्त शोध कहलाता है। शोध की विशेषताओं को देखें तो इसमें नवीनता महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, यानी जब हम शोध करते हैं तो नई चीज़ें हम उससे खोज कर निकालते हैं, कुछ नया जोड़ने का प्रयास करते हैं, यह अनिवार्य तत्व है। फिर वस्तुनिष्ठता है, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए शोधकर्ता, और वस्तुनिष्ठ होकर, वस्तुनिष्ठ वो होता है जो एक ही तथ्य है, उसके अलावा कोई और उसका और व्याख्या नहीं हो सकता है, जो सच्चाई है वो एक ही है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और क्रमबद्धता इसकी विशेषता है, यानी सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से शोध किया जाता है। प्रामाणिकता है, यानी स्रोत सहित तथ्य प्रस्तुति होती है, यानी हम ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं कि इस आधार पे हम ये बात कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें स्रोत प्रस्तुत करना होता है। फिर सत्यापनीयता है, यानी सत्यापित करना होता है, अन्य विद्वान भी जांच करते हैं। जब आप शोध करेंगे और उसे सबमिट करना होता है कहीं रिसर्च काउंसिल में, या फिर पीएचडी करेंगे तो यूनिवर्सिटी में, फोर्थ ईयर में अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपके जो एक अलॉट होंगे आपको मार्गदर्शक, तो उनके साथ आप शोध करके उसको सबमिट कराना होता है, तो सबमिट होता है वहाँ इसका सत्यापन किया जाता है। फिर तटस्थता इसकी विशेषता है, यानी जो परिकल्पना की है उस पर हम कायम रहते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कहें तो शोध मानव बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शोध केवल नए तथ्यों की खोज नहीं, अपितु ज्ञात साहित्य का पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का प्रयत्न भी है। शोध वह साधन है जो अज्ञात के द्वार खोलती है और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करती है, यानी हम जो नहीं जानते थे उसके लिए हम शोध करते हैं और हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हम नई नई चीज़ों को शोध के माध्यम से खोजते हैं, जानते हैं। अब हम इसके दूसरे टॉपिक, जिसमें हमें शोध का क्षेत्र और शोध प्रवृत्ति पढ़ना है, इसे देखते हैं। शोध केवल एक विषय या एक पद्धति या तक सीमित नहीं है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में शोध की संभावना होती है। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि शोध का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना मानव ज्ञान का, यानी शोध का विस्तृत क्षेत्र है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में शोध का क्षेत्र और उसकी प्रवृत्ति दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उचित क्षेत्र निर्धारण और उपयुक्त प्रवृत्ति के कोई भी शोध कार्य सार्थक नहीं हो सकता। शोध के अलग अलग क्षेत्र है, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम शोध करें तो हम विज्ञान के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब में शोध कर सकते हैं। फिर चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें फार्मेसी वगैरह, मतलब अलग अलग जो भी विषय हैं उन सब में अपने अपने शोध के क्षेत्र है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के और मानविकी के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, और अंत विषयक अनुसंधान, जिसमें दो क्षेत्रों को, पर्यावरण विज्ञान में जब हम जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, तो इसमें कई क्षेत्रों को शामिल करके एक साथ करते हैं, तो ये अंत विषयक अनुसंधान क्षेत्र है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र है। वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में हम हिंदी साहित्य के शोध को रख सकते हैं। हम हिंदी साहित्य के शोध क्षेत्र को देख लेते हैं। शोध का क्षेत्र उस विषय सीमा को कहते हैं जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने अन्वेषण कार्य को संपन्न करता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार शोध क्षेत्र का निर्धारण शोध की सफलता की पहली शर्त होती है। शोध क्षेत्र का निर्धारण के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है
विषय की उपयोगिता और प्रासंगिकता। हम किसी अप्रासंगिक विषय पर जिसका उपयोग नहीं है उस पर अगर शोध करें तो हमारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। जो कि प्रासंगिक ही नहीं है उस पर हम शोध क्यों करेंगे? किसी को वो जानना ही नहीं है, किसी को उससे मतलब ही नहीं, तो उस पर शोध करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच भी जाए तो हमारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। फिर दूसरा है सामग्री की उपलब्धता। हम जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो, सामग्री उपलब्ध हो, जिसके आधार पर हम कोई स्टेटमेंट दे सके। नहीं तो हम बिना तर्क के, बिना किसी साक्ष्य के कुछ भी नहीं कर सकते और हमारा शोध सफल नहीं हो सकता। फिर विषय की मौलिकता होनी चाहिए, यानी जिस विषय पर पहले शोध हो चुका है उस पर हम शोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले से पता ही है आप उसमें क्या बताएंगे? वो तो पहले से ही पता है, तो शोध हम उस पर क्यों कर रहे हैं? हमें किसी नवीन विषय पे शोध करना होता है, नया विषय, मौलिक विषय चुनना होता है। फिर निर्धारित समय सीमा में शोध पूर्ण करना होता है। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन के चौथे साल में शोध करेंगे तो 1 साल में आपको शोध पूर्ण करना होगा। पीएचडी में करेंगे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम टाइम होता है। इसमें आपको अपना विषय जो है उस पर शोध पूर्ण करके सबमिट करना होता है। तो इस प्रकार शोध क्षेत्र की अवधारणा है। अब हम हिंदी साहित्य में शोध के विभिन्न क्षेत्र देखते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और अंतर विषयक शोध होते हैं। तो मानविकी के क्षेत्र में हिंदी साहित्य आता है, जिसमें जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं इन सब का शोध मानविकी क्षेत्र में आता है। तो हम हिंदी साहित्य में शोध के क्षेत्र को देख लेते हैं, जिसमें पहला है भाषा वैज्ञानिक संबंधित शोध क्षेत्र। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा वैज्ञानिक शोध क्षेत्र को कई भागों में विभक्त किया है, जिसमें ध्वनि विज्ञान के अध्ययन करेंगे तो ध्वनि विज्ञान क्षेत्र उप क्षेत्र रखा हो जाएगा। फिर रूप विज्ञान का उप क्षेत्र है। फिर वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, बोली विज्ञान, ये सब भाषा विज्ञान के अंतर्गत उप क्षेत्र हैं। फिर साहित्य इतिहास संबंधी शोध क्षेत्र होता है दूसरा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानक स्थापित कर चुके हैं। इसके अंतर्गत किसी युग या काल का साहित्यिक अध्ययन किया जाता है, किसी आंदोलन या प्रवृत्ति का उद्भव और विकास का अध्ययन पूरा किया जाता है। साहित्यिक साहित्यिक धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। काल निर्धारण एवं रचनाक्रम निश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। फिर रचनाकार केंद्रित शोध क्षेत्र होते हैं, जिसमें किसी एक रचनाकार, लेखक, कवि को केंद्र में रख के जब शोध किया जाता है तो ये रचनाकार केंद्रित शोध होता है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला पर शोध किया और उन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी। फिर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी शोध किया। तो ये इस क्षेत्र के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। फिर विधा केंद्रित शोध होता है, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक आदि विधाओं को केंद्र में रख के हम शोध करते हैं। जैसे किसी रचनाकार के किसी विधा को अगर हम केंद्र में रखें तो ये रचनाकार केंद्रित क्षेत्र और विषय केंद्रित, विधा केंद्रित क्षेत्र भी हो जाएगा। जैसे हम कहें कि प्रेमचंद के उपन्यास में स्त्री विमर्श, या फिर जैनेन्द्र की कहानियों में मनोविश्लेषणवाद, कुछ भी अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं उसमें अगर हम रचना केंद्रित रखते हैं तो वो रचना केंद्रित क्षेत्र में जाता है। फिर विधा केंद्रित रखें तो विधा केंद्रित में आता है। फिर एक तुलनात्मक शोध क्षेत्र होता है, जिसमें हम दो लेखक या फिर दो रचना या फिर दो काल या फिर दो साहित्यकारों के बीच तुलना करते हैं। फिर पांडुलिपि या पाठ्यलोचन शोध क्षेत्र होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। इसमें अप्रकाशित पांडुलिपियों का या फिर अप्रकाशित जो सामग्री है उसका पठन पाठन करके उसे प्रकाशित किया जाता है। तो ये पांडुलिपि पाठ्यलोचन शोध क्षेत्र में आता है। फिर लोक साहित्य क्षेत्र है। लोक साहित्य शोध क्षेत्र में लोकगीत, लोक परंपरा और लोक कथाओं का
इसमें अध्ययन करके उस पर शोध किया जाता है। फिर आलोचना सिद्धांत शोध क्षेत्र है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांतों का नवीन संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। पाश्चात्य एवं भारतीय आलोचना पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नव आलोचना दृष्टियों का, जैसे मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, संरचनावादी आदि का अनुप्रयोग इसमें आता है। अब हम शोध प्रविधि को देखते हैं। शोध प्रविधि की अवधारणा देखें तो प्रविधि से तात्पर्य उन क्रमबद्ध उपायों या पद्धतियों एवं तकनीकों से है जिनके माध्यम से शोधकर्ता अपने शोध लक्ष्य को प्राप्त करता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रविधि वह मार्ग है जिस पर चलकर शोधकर्ता अपने गंतव्य तक पहुंचता है। विल्सन के अनुसार मेथडोलॉजी इज द सिस्टमैटिक theoretical analysis of methods applied to a field of study। अब हम शोध प्रविधि के प्रमुख भेदों को देख लेते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक प्रविधि। ऐतिहासिक यानी इतिहास के आधार पर जो ऐतिहासिक साक्ष्यों को संग्रहित करके जब हम शोध करते हैं तो यह ऐतिहासिक प्रविधि कहलाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इसी प्रविधि के आधार पर लिखा है। उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को एकत्रित किया, जो उससे पहले जितनी भी थी उन सभी को एकत्रित करके उसका विश्लेषण किया और कालक्रम के आधार पर उन्होंने उसे विश्लेषित किया है। तो ये ऐतिहासिक प्रविधि है, जिसमें इतिहास के संदर्भ में व्याख्या की जाती है। इसमें भूतकालीन तथ्यों का पुनर्निर्माण किया जाता है, प्राथमिक स्रोतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और कालक्रम का महत्व इसमें विशेष होता है। फिर दूसरा है वर्णनात्मक प्रविधि। इसमें वर्तमान स्थिति का यथावत या विस्तृत वर्णन किया जाता है। जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह वर्णनात्मक प्रविधि के अंतर्गत सर्वेक्षण, केस स्टडी, अंतर्वस्तु विश्लेषण को प्रमुख रूप से इसका मुख्य उपकरण मानते हैं। किसी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का व्यापक सर्वेक्षण करना ही वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद है विश्लेषणात्मक प्रविधि। इसमें रचना या तथ्य को उसके अवयव में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक अवयव की गहन परीक्षण की जाती है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना लिखते हैं, उसमें उन्होंने निराला की कविताओं की अलग अलग तत्वों पर उन्होंने उसका वो शोध किया है। तो जिसमें वो भाषा के आधार पर, विचार के आधार पर, ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर, अलग अलग विश्लेषणों के आधार पर वे जब शोध करते हैं तो वे विश्लेषणात्मक पद्धति प्रविधि होती हैं। फिर तुलनात्मक है, जिसमें दो कृतियों, दो लेखकों, दो युगों की तुलना की जाती है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे रामचरितमानस और रामायण की तुलना करें तो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। फिर दो लेखकों में यहाँ प्रेमचंद और मोसप्पा की तुलना, प्रेमचंद और जैनेंद्र की तुलना, और भी किसी लेखक से तुलना कर सकते हैं। फिर दो युग में छायावाद और प्रयोगवाद का युग के अंतर को कर सकते हैं। फिर दो साहित्यों की तुलना होती है, हिंदी और बांग्ला साहित्य में, या फिर दो साहित्यों के दो रचनाकार को ले सकते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक शोध की प्रविधि है। फिर पाठालोचन प्रविधि है, जिसमें पहले जो अप्रकाशित जो रचनाएं हैं, जो भी लोक परंपरा में प्रचलित है, जिसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका संकलन किया जाता है पांडुलिपियों के माध्यम से, या फिर अलग अलग माध्यमों से उसका संग्रहण किया जाता है। उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। उसके पाठ भेदों की सूची बनाई जाती है, प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया जाता है और उस पर टीका टिप्पणी करके और उसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है। तो ये पाठालोचन के अंतर्गत आता है, जिसको हम आगे और विस्तृत रूप में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर समाज शास्त्रीय प्रविधि है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य को समाज से अलग करके देखा नहीं जा सकता।
साहित्य पर समाज की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वर्ग संघर्ष और जो कुछ हास्यकृत समाज है, उन सभी को जब हम सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम शोध करते हैं, वो समाज शास्त्रीय प्रविधि होती है, जिसमें वर्ग संघर्ष, आर्थिक संरचना आदि का विश्लेषण किया जाता है। फिर इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि है। इसमें हम लेखक की अचेतन मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं, प्रतीकों एवं बिंबों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, व्यक्तित्व और रचनाशीलता के संबंध में इसकी जांच की जाती है। फिर सांख्यिकी प्रविधि है। इसमें भाषा वैज्ञानिक और शैली विज्ञान में यह प्रविधि प्रयोग होती है। किसी लेखक की भाषा में शब्द आवृत्ति का अध्ययन, वाक्य की लंबाई का सांख्यिकी विश्लेषण, बोली क्षेत्रों का भाषिक सर्वेक्षण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। शोध सामग्री में स्रोतों को देखें तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। जब मूल कृति, मूल पांडुलिपियों या प्रकाशित रचनाओं को जब हम आधार बनाते हैं, जैसे किसी लेखक का पत्र, डायरी, संस्मरण, साक्षात्कार या फिर इस तरह के जो प्रारंभिक दस्तावेज है, ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे समकालीन पत्र पत्रिकाएं, कोई सरकारी दस्तावेज या अभिलेख हो, पांडुलिपियां हैं, ये प्राथमिक स्रोत आती हैं। फिर द्वितीयक स्रोत क्या होता है, इसमें जैसे कोई कृति है, उस पर कोई आलोचना कर दिया तो ये द्वितीयक हो जाता है। जैसे कोई लेखक अगर किसी उपन्यास की रचना करते हैं, तो अगर हम शोध करना चाहे उस उपन्यास पर, तो वह उपन्यास हमारा प्राथमिक स्रोत होगा, और उस उपन्यास पर किसी ने अगर आलोचना की हुई है पहले, तो वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आएगा। तो द्वितीयक स्रोत में यहाँ उदाहरण दिया गया है, आलोचना ग्रंथ, समीक्षाएं, साहित्य इतिहास ग्रंथ, विश्वकोश, संदर्भ कोश आदि इसके उदाहरण, यहाँ अनुवाद, टीकाएं आदि इसके उदाहरण दिए गए हैं। फिर उत्तम शोध प्रविधि के लक्षण यहाँ बताए गए हैं, जिसमें स्पष्टता हो, उद्देश्य और पद्धति सुनिश्चित हो, जो क्रमबद्ध तरीके से बताया गया हो, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रक्रिया उसमें फॉलो की गई हो, उसकी प्रामाणिकता हो, यानी उसके विश्वसनीय स्रोत का प्रयोग किया गया हो, किसी ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया से उठाकर कहीं कुछ नहीं डाल देना है, यानी उसके स्रोत जो हो वो विश्वसनीय हो, तथ्यपरक हो, वस्तुनिष्ठ हो, और उसका सत्यापन किया जाता है। शोध का आपका उसमें लचीलापन हो, यानी उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश हो, तो वो अच्छा शोध कहलाता है। फिर शोध क्षेत्र एवं प्रविधि में परस्पर संबंध को देखें, तो शोध क्षेत्र और प्रविधि का संबंध उतना ही अनिवार्य है जितना लक्ष्य और मार्ग का है। ऐतिहासिक क्षेत्र में इतिहास और पाठालोचन प्रविधियां साथ साथ चलती है। फिर भाषा वैज्ञानिक क्षेत्र में वर्णनात्मक और सांख्यिकी प्रविधियां साथ चलती है। फिर तुलनात्मक क्षेत्र में तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रविधियां साथ में चलती है। लेखक केंद्रित क्षेत्र में मनोविश्लेषण और समाजशास्त्रीय प्रविधियां साथ साथ चलती है। इस प्रकार हम कहें तो शोध का क्षेत्र जितना विस्तृत है, उतनी ही विविध उसकी प्रविधियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि शोधकर्ता को अपने विषय की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रविधि का चयन करना चाहिए। शोध क्षेत्र का उचित परिसीमन और प्रविधि का विवेकपूर्ण चयन, ये दोनों मिलकर ही किसी शोध कार्य को सार्थक और मौलिक और प्रामाणिक बनाते हैं। यानी हमारा शोध क्षेत्र जितना सीमित होगा और जितना विवेकपूर्ण उसका चयन किया जाएगा, इसी से हमारा शोध कितना सार्थक होगा यह निर्धारित होता है। इसके बाद हमें फर्स्ट यूनिट के तीसरे टॉपिक में शोध की प्रक्रिया को पढ़ना है। शोध कोई एकाएक संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह एक सुनियोजित, क्रमबद्ध और चरणबद्ध प्रक्रिया है। जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में नींव से लेकर छत तक एक निश्चित क्रम होता है, उसी प्रकार शोध कार्य भी प्रारंभ से लेकर अंतिम
प्रस्तुति तक एक सुनिश्चित प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि शोध प्रक्रिया वह व्यवस्थित यात्रा है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाती है, सत्य से सत्य की ओर और संशय से निश्चय की ओर ले जाती है। यहाँ अलग अलग स्टेज दिए गए हैं, शोध की प्रक्रिया यहाँ बताई गई हैं। मैं यहाँ बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ। आपको यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 जो पढ़ने हैं, उन सभी का ही जो संक्षिप्त रूप है वो हमें यूनिट 1 में पढ़ना था। तो मैं यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ, यही चीज़ फिर आपको अगले यूनिट में अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगी, वहाँ आपको ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले विषय का चयन या परिसीमन किया जाता है। हमें ऐसे विषय चुनने चाहिए जो ना ज़्यादा व्यापक हो और ना ज़्यादा संकुचित हो। अगर हम हिंदी साहित्य में नारी की चेतना को देखने लगे तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं जिसे हम पूरे जीवन में नहीं पढ़ सकते, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा विषय हो सकता है। और फिर अगर हम किसी कहानी में अगर हम दलित चेतना को देखें तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक इसको परिसीमित विषय का चयन करना चाहिए। जैसे किसी रचनाकार या फिर किसी उपन्यास आदि पे हम कर सकते हैं कि इसमें स्त्री विमर्श या दलित विमर्श या फिर किसी भी प्रकार का विषय चुन सकते हैं। विषय चुनने समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि विषय मौलिक हो, उस पे पहले शोध ना हुआ हो और उसमें उससे ज्ञान का प्रसार हो, नवीन कुछ नई चीज़ें खोज कर हम सामने लाएं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे हमें यूनिट 3 और यूनिट 4 में पढ़ना है, तो वहाँ हम इसे विस्तार से देखेंगे। फिर विषय चयन के बाद हमें साहित्य सर्वेक्षण करना होता है। हम जो विषय चुनना चाहते हैं उसके बारे में उसके पृष्ठभूमि को पढ़ना होता है, उस पे और कितनी सारी शोध हो चुके हैं उसे हमें देखना होता है। हमारा शोध मौलिक होना चाहिए, यानी हम जिस विषय पे शोध कर रहे हैं उस पे पहले शोध ना हुआ हो। मतलब हुआ भी हो तो हम हमारा मौलिक होना चाहिए, मतलब हम कुछ नया कर रहे हो। अगर पहले से हो रखा है तो फिर हमारे करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो कुछ नयापन होना चाहिए। इसलिए साहित्य सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उस विषय का अध्ययन करते हैं, हम जिस विषय पे शोध करना चाह रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इस पर कितना शोध हो चुका है और हमें किस प्रकार से करना है। फिर परिकल्पना का निर्माण होता है। हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं कि हम इसमें हमारा उद्देश्य क्या है। हम परिकल्पना के रास्ते पे चल के ही हम शोध के निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। फिर शोध का प्रारूप का निर्माण करते हैं कि हमें किस प्रकार से शोध करना है, क्या क्या सामग्री जुटानी है। फिर सामग्री का संकलन किया जाता है जिसमें प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, मैंने आपको बताया कि जो मूल कृति है वो प्राथमिक होती है और उस पर जितनी भी आलोचना टिप्पणी है या फिर रचनाकार के पत्र आदि हैं वे द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो सामग्री का संकलन किया जाता है, अलग अलग साक्ष्यों से हम उसे संकलित करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो प्रामाणिक साक्ष्य हो। हम किसी सोशल मीडिया से उठाकर कुछ भी बेतरतीब बात को कहीं भी नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए प्रामाणिक साक्ष्यों के लिए हमें सामग्री संकलन करना होता है। फिर सामग्री का वर्गीकरण करना होता है, विश्लेषण करना होता है और अपने परिकल्पना के आधार पर हम उसके स्वरूप में उसको ढालते हैं, उसका विश्लेषण करके, और फिर हम एक निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुत करते हैं। और शोध लेखन की प्रक्रिया अंतिम होती है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसे सत्यापित किया जाता है और फिर शोध से फिर वो एक हम नए ज्ञान का सृजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार शोध की प्रक्रिया है पूरी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ में कुछ कुछ टाइपिंग एरर्स हैं जो आप अपने हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो उस वाक्य में आपको लगेगा कि हाँ यहाँ यहाँ गलत है, तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, उतना है। बाकी आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। माफ़ी चाहता हूँ कि परीक्षा से एक दिन पहले वीडियो आई है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की वीडियो अभी हम दोपहर तक अपलोड कर देंगे, तो आप उसे देख लीजिए। और सारे यूनिट्स के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और सारे यूनिट्स के जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।